नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। क्विज कंपटीशन के आज के सवाल पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। नाबार्ड का आकलन अगले वित्त वर्ष कृषि और ग्रामीण विकास में खर्च होंगे 2.75 लाख करोड़ रुपए। पहले की तरह बंजर नहीं रहे खेत। नई योजना के तहत 54 लाख महिलाओं को मिला आर्थिक संबल। मिलेट्स की खेती के लिए 10,000 रुपए अनुदान दे रही सरकार। गांधीनगर में बीजेपी कार्यकर्ता में जश्न का माहौल, ढोल पर नाचे कार्यकर्ता। अब स्मार्टफोन के बाद स्मार्ट जूता, इमरजेंसी में तुरंत मिलेगी मदद और लोकेशन। महाराष्ट्र सरकार को कोर्ट की चेतावनी, पुलिस में 2 पद ट्रांसजेंडर्स के लिए रखो वरना रोकी जाएगी भर्ती प्रक्रिया। पीएम किसान निधि के लाभार्थियों की होगी छटनी, किसानों को करना होगा पैसा वापस। रामेश्वर तेली ने ई श्रम पोर्टल के प्रश्न पर दिया लिखित जवाब, बोले ये देश भर के श्रमिकों का है राष्ट्रीय डेटाबेस। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह लाएंगे प्राइवेट कृषि बल, किसानों को दिया मदद का आश्वासन। कृषि बाजार विकास परियोजना पर आयोजित हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम। संध्या राय ने सदन में उठाया किसानों का मुद्दा, कृषि मंत्री पर लगाया बड़ा आरोप। प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य, सुखविंदर सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल में सीएम पद की रेस में, ये नाम है आगे। आईटीसी मिशन सुनहरा कल नीति आयोग द्वारा आयोजित हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम। रबड़ आयात पर घटेगी निर्भरता, सरकार की नई योजना से बढ़ेगी खेती, मिलेंगे नए रोजगार। चक्रवाती तूफान मेंडूस के चलते कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। आइए अब विस्तार से खबरों की ओर रुख करते हैं। नाबार्ड के स्टेट क्रेडिट सेमिनार में फोकस पेपर जारी हुआ। नाबार्ड ने राजस्थान में वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए 2,75,000 करोड़ रुपए के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण संभाव्यता का अनुमान लगाया है। नाबार्ड के सीजीएम बीएन ग्रुप ने प्राथमिकता क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए और राजस्थान में एकीकृत और सतत ग्रामीण समृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों ने वित्त वर्ष 2023 और 24 में राज्य के लिए 2,75,000 करोड़ रुपए की प्राथमिकता क्षेत्र ऋण संभाव्यता का अनुमान लगाया है। ऋण की संभावित राशि पिछले वर्ष की तुलना में 9.6% अधिक है। खेतों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले 4 साल में राज्य की 54,30,781 महिला किसानों को बीजों की निःशुल्क मिनी किट वितरित की गई है और इसी स्कीम से महिलाओं को आर्थिक संबल तो मिला ही है, इससे बंजर पड़े खेतों को दोबारा हरा भरा बनाने में मदद भी मिली है। तो वही राज्य सरकार के आंकड़े बताते हैं कि साल 2022 और 23 में करीब 26.7 लाख महिला किसानों को बीजों की मिनी किट वितरित की गई, जिसमें सरसों, बाजरा, मक्का, मसूर, अलसी और मोठ के बीज शामिल हैं। तो वहीं राजस्थान की महिला किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना चलाई जा रही है और इस स्कीम के तहत राजस्थान वीड्स प्रोत्साहन मिशन और राजस्थान बीज उत्पादन तो वहीं वितरण जैसे कार्यक्रम के जरिए ही महिलाओं को बीज वितरित किए गए हैं। इस स्कीम को लेकर कृषि आयुक्त कानाराम ने बताया कि महिलाओं को दी जा रही बीजों की मिनी किट के जरिए फसल उत्पादन में अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। राज्य सरकार ने खरीफ चारे के 59,882 मिनी किट के साथ पशुपालकों को भी विस्का, बरसीम और जय की 60,000 मिनी किट वितरण का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही 26,725 मिनी किट वितरित किए जा चुके हैं। भारत के प्रस्ताव पर पूरी दुनिया ने साल 2023 को एक अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के तौर पर मनाने के लिए समर्थन दिया है। भारत में भी पोषक अनाजों की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं। मोटे अनाज सिर्फ खेती के लिहाज से ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी बेहद जरूरी हैं। कभी हमारे पूर्वजों ने पोषक अनाजों के जरिए ही एक सेहतमंद जीवन जिया है। आज नई पीढ़ी को इनकी अहमियत समझने और इनके प्रति जागरूकता बढ़ाने की पहल की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए भी ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी कृषि आधारित योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो वहीं मोटे अनाजों की खेती पर्यावरण के लिहाज से बेहद आसान है। ये कम पानी वाले इलाकों के लिए वरदान है। यही वजह है कि कम लागत में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कर्नाटक सरकार ने मोटे अनाजों की खेती के लिए 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के अनुदान की सिफारिश की है। सव्य भाग्य योजना के तहत जैविक विधि से मोटे अनाज उगाने वाले किसानों को राज्य की जैविक प्रमाणन एजेंसी ने ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी जारी किया है। राज्य सरकार की तरफ से समय समय पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम और मेलों का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं गुजरात में रुझानों में बीजेपी को बढ़त के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल दिखा। बहुमत का आंकड़ा पार करने के बाद गांधीनगर में जश्न का वीडियो एक सामने आया। गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई। तो वहीं बीजेपी की खुशी थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते 27 सालों से सत्ता पर काबिज बीजेपी ने एक बार फिर से यहां सरकार बना ली है।
गुजरात में बीजेपी की माधव सिंह सोलंकी 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दी। सोलंकी के नेतृत्व में 1985 के चुनाव में कांग्रेस ने 149 सीटें जीती थी। बीजेपी ने इस बार अब तक 101 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। वहीं 55 सीटों पर उसके प्रत्याशी आगे रहे हैं। गोरखपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने एक ऐसा जूता बनाया है जो किसी भी आपदा के समय लोगों के जीवन को सुरक्षित रखने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। इस जूते को बनाने में छात्रों को शूज, जीपीएस ट्रैकर, हाइब्रिड सेंटर, टेम्परेचर सेंसर, जीएसएम सिम, चिप, तार, मोबाइल समेत अन्य तकनीकी सामानों का इस्तेमाल किया गया है। छात्रों द्वारा इस जूते को बनाने का मकसद छोटे बच्चों के अपहरण को रोकना है, साथ ही भूकंप सहित अन्य आपदाओं में लोगों के जीवन को सुरक्षित करना है। अगर इस जूते को पहना हुआ शख्स कहीं मलबे में दब जाए तो आसानी से उसका पता लगाकर उसे बाहर निकाला जा सकता है। ठीक उसी तरह यदि किसी बच्चे का अपहरण हो जाए तो उसका लोकेशन आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसके जरिए पहाड़ी और बर्फबारी वाले क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति तूफान में फंस जाता है तो उसे भी आसानी से ढूंढा जा सकता है। इस स्मार्ट शूज को बनाने वाले छात्र आदित्य सिंह ने बताया कि हम लोगों ने जो जूता बनाया है इसमें जीपीएस ट्रैकर, हाइब्रिड सेंटर, टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है और इसको जीएसएम मोड से कनेक्ट किया गया है। गृह विभाग के तहत ट्रांसजेंडरों के लिए पद निर्मित करने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई है। उन्होंने ट्रांसजेंडरों के लिए 2 पद न रखे जाने पर नाराजगी जताई और पूरी भर्ती प्रक्रिया रोक देने की चेतावनी दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट के एक बेंच ने कहा कि 7 साल से ये सरकार गहरी नींद में है। आप अपने काम नहीं करते हैं और पीड़ित लोगों को अदालतों में आना पड़ता है। जब अदालतें आदेश पारित करती हैं तो हम पर अतिक्रमण का आरोप लगाया जाता है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति अभय आहूजा की पीठ ने राज्य सरकार को फटकारते हुए ये स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि अगर सरकार ने नरमी नहीं बरती और कम से कम 2 ट्रांसजेंडरों के लिए 2 पद खाली नहीं रखे तो अदालत पूरी भर्ती प्रक्रिया को रोक सकती है। दरअसल पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए फॉर्म न भर पाने पर मामले को लेकर ट्रांसजेंडरों ने महाराष्ट्र प्रशासनिक ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश के किसानों को आर्थिक मदद देती है। सरकार इस योजना के तहत किसानों को खेती करने के लिए 6,000 रुपए की सालाना मदद देती है। सरकार की ओर से ये राशि 3 किस्तों में सीधे किसानों के खाते में भेजी जाती है। फिलहाल सरकार की ओर से 12 किस्तें किसानों को भेजी जा चुकी हैं और सरकार 13वीं किस्त जनवरी साल 2023 के अंतिम सप्ताह तक जारी कर सकती है। लेकिन 13वीं किस्त जारी करने से पहले ही सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की छटनी कर सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार द्वारा 13वीं किस्त जारी करने से पहले बड़ी संख्या में किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के नाम सूची से काटे जा सकते हैं। वहीं ई-केवाईसी नहीं कराने वाले किसान भी इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने ई श्रम पोर्टल को लेकर पूछे गए सवाल पर राज्यसभा में जवाब दिया। उन्होंने बताया कि सरकार ने देश भर के श्रमिकों के लिए 26 अगस्त साल 2021 को ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया था और इस राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल पर देश भर के असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण सभी राज्यों की ओर से उपलब्ध कराया गया था। उन्होंने बताया कि पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सभी असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है, जिसमें निर्माण श्रमिक, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, घरेलू कामगार और कृषक, प्रवासी श्रमिक और इसी तरह के अन्य श्रमिक भी जुड़े हुए हैं। ई श्रम पोर्टल श्रमिक की आधार से संबंधित जानकारी, व्यक्तिगत विवरण, संपर्क विवरण, पता जानकारी जैसी विभिन्न श्रेणियों में एक कार्यकर्ता के विवरण को कैप्चर करता है और ये श्रमिक के व्यवसाय विवरण और बैंक की जानकारी भी देता है। तो वहीं बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ दिन पहले मोर्चा खोला था, जिसके बाद वो काफी सुर्खियों में भी बने रहे और एक बार फिर से वो बिहार के प्राइवेट कृषि बिल लाने की बात कर रहे हैं। हाल ही में पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि एक और सरकारी विधेयक बिहार विधानसभा में प्रस्तुत करूंगा, जिसका नाम कृषि उपज और पशुधन विपणन एवं मंडी स्थापना विधेयक होगा और इसको लेकर कृषकों, लघु उद्यमियों और मंडी संचालकों से विचार विमर्श के आधार पर तैयार किया गया है। ये बिल बिहार राज्य के सभी वर्गों के लिए लाभकारी होगा, तो वहीं बिहार राज्य के कृषि और अर्थव्यवस्था को सरल बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। कृषि बाजार विकास परियोजना पर भारत जर्मन के सहयोग से हैदराबाद और कृषि विज्ञान केंद्र जैसलमेर में जीरा और धनिया के लिए संयुक्त रूप से अच्छी कृषि पद्धतियों पर एफपीओ के सदस्यों के लिए 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जहां बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। साथ ही यहां किसानों को अच्छी कृषि पद्धतियों पर अहम जानकारी भी दी गई।
भिंड दतिया से बीजेपी सांसद संध्या राय ने किसानों के विकास की बात एक बार फिर लोकसभा अध्यक्ष के सामने रखी। इस बार उन्होंने आक्रामकता के साथ अपनी बात रखी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भिंड जिले को एक और कृषि विज्ञान केंद्र की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर प्रस्ताव को अनसुना करने का आरोप लगाया। दरअसल भिंड दतिया लोकसभा सांसद संध्या राय पिछले कुछ सालों से भिंड में एक अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्र की मांग कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले सदन सत्र में भी भिंड के किसानों के विकास के लिए ये बात सदन में सामने रखी गई थी, लेकिन मुरैना सांसद और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से अनदेखा कर दिया गया। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 68 में से 40 सीटों पर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। अब कांग्रेस में सीएम के नाम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल इस सिलसिले में कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में दोपहर 3 बजे कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक हुई और इस बैठक के लिए वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, प्रभारी राजीव शुक्ला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शिमला भेजा गया। इस बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद रहीं। सीएम पद के लिए तमाम नेता दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सभी विधायकों से पहले रायशुमारी की जाएगी। इसके बाद ही आलाकमान अंतिम फैसला लेगा। गौरतलब है कि सीएम फेस के लिए पूर्व सीएम वीरेंद्र भद्र सिंह की पत्नी और प्रदेश कांग्रेस चीफ प्रतिभा सिंह, हिमाचल कांग्रेस महासचिव और प्रतिभा सिंह के बेटे शिमला ग्रामीण से प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू, 4 बार से विधायक मुकेश अग्निहोत्री और दरम सीट से 8 बार विधायक कौल सिंह ठाकुर प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। आईटीसी मिशन सुनहरा कल नीति आयोग के माध्यम से ग्राम की चौकी ब्लॉक पार्टी में कृषक प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में कृषि विज्ञान केंद्र से प्रमुख डॉक्टर एस.के. बड़ोदिया द्वारा प्राकृतिक खेती के विषय में अहम जानकारियां दी गई। साथ ही इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आईटीसी मिशन सपा संस्था से संदीप मोहबे द्वारा आभार व्यक्त किया गया। तो वहीं सरकार रबड़ को लेकर अपनी एक नई योजना के जरिए एक साथ कई लक्ष्य हासिल करने की कोशिश कर रही है और ये योजना है इनई मित्र, जिसके जरिए सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में रबड़ की खेती को बढ़ावा दे रही है, जिससे एक तरफ रबड़ उत्पादन बढ़ाकर सरकार आयात कर अपनी निर्भरता को कम करना चाहती है और आने वाले समय में देश को रबड़ उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। वहीं साथ ही इससे उत्तर पूर्वी राज्यों में रोजगार के नए साधन उपलब्ध कराने और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को गति देने की भी उम्मीद दिखाई दे रही है। रबड़ का उत्पादन बढ़ाने के लिए रबड़ बोर्ड ने साल 2025 तक पूर्वोत्तर राज्य में 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबड़ की खेती का लक्ष्य रखा है। रबड़ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सावर धनानिया ने कहा कि पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में रबड़ उत्पादन और रबड़ की खेती बढ़ाने के लिए हमने इनई मित्र नाम की एक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत साल 2025 तक इस क्षेत्र में रबड़ की खेती का रकबा 2 लाख हेक्टेयर तक बढ़ जाएगा। दरअसल सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर के बाकी सभी राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा का वातावरण रबड़ उत्पादन के लिए उपयुक्त है। अभी पूर्वोत्तर क्षेत्र के 7 राज्यों में कुल मिलाकर 2 लाख टन रबड़ का वार्षिक उत्पादन होता है, जिसमें सर्वाधिक 1 लाख टन रबड़ अकेले त्रिपुरा में पैदा होता है। तो वहीं उत्तर भारत में ठंड बढ़ती जा रही है, वहीं दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बंगाल के दक्षिण पश्चिमी खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान मेंडूस बना हुआ है, जिसके चलते तमिलनाडु के समुद्र के किनारे वाले जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट, आंतरिक तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। और आज एफटीवी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा किसे माना जाता है, और आपके ऑप्शन है नंबर 1 उलन कहवा, नंबर 2 मोचा कहवा, नंबर 3 काली पत्ती वाली कहवा और नंबर 4 हरी पत्ती वाली कहवा। तो देरी किस बात की, फटाफट से आप हमें इसका जवाब आपके स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर 8800023204 पर SMS कर बताएं और जीतें एफटीवी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेर इनाम। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।